सर आप उधर से कर दो, मेरे चैनल में ना अभी ये मतलब डेस्कटॉप में ना एक्सेस नहीं मिल पा रहा। आई थिंक इनविटेशन या कुछ करवाना पड़ेगा सेटिंग, तो आप प्लीज़ वहां से लाइव कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप सब लोग बताएंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच हमारा सेशन में नहीं है। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई पहले थोड़ा सा आप लोग बता देंगे क्योंकि आज थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच होंगे हमारी क्लासेस में, बट कोई बात नहीं, है ना, सब कुछ ऑल सेट हो जाएगा। होपफुली आपका अभी कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है। हाँ भाई अंकित, अब मेरी क्लास आपको यही मिलेगी, सब कुछ ऑल ओके है। बस बीच में फिर कोई डिस्टरबेंस मत करना कि मैम ये यहाँ पर जो है क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। अभी बता दो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि भाई मैं अभी तो टेक्निकल टीम से ठीक भी करा लूंगी, उसके बाद में फिर क्लास लाइव होने के बाद में ना वो कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। ठीक है, चलिए। ओके हाँ भाई बिल्कुल बच्चा, ठीक है। तो जितने भी बच्चा आपके एग्जाम है, आपको पता है साइंस के बिना तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। स्पेशली अगर मैं रेलवे के एग्जाम्स की बात करूं तो आपके रेलवे के एग्जाम बिना साइंस के क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं तीन तीन चैप्टर का आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज करा रही हूँ, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। सो प्लीज आप लोग ये क्लास एक बार बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तीन चैप्टर बच्चा आज के हम कंप्लीट करेंगे। राजधानी सीरीज की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार क्लासेस होती हैं। 10 बजे आकाश सर की रीजनिंग की क्लास होती है, 11 बजे फिर मेरी यानी आरती मैम की साइंस की क्लास होती है, 12 बजे दीपक सर की ज्योग्राफी की क्लास होगी, सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है शुभम मैम की करंट अफेयर्स की। इसके अलावा दफ्तर सीरीज का टाइम एक बार जरूर आप लोग नोट करोगे, सुबह 8 बजे जय सर लेते हैं जो इंग्लिश की बेहतरीन वोकैब आपको कराते हैं। 3 बजे हिमांशु सर है, 5 बजे जय सर है, 6:30 बजे आकाश सर आते हैं और फिर 8 बजे आदित्य सर की क्लास होती है। सो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। चलिए, तो भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बच्चा आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए, यानी इनमें से कौन सा एंजाइम है हमारे शरीर में जो कि प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट बताओ भाई, बेहतरीन तरीके से आप लोग एकदम। जो भाई थंब इंप्रेशन है ना, उसका नंबर मुझे बढ़ते हुए दिखते रहना चाहिए आपकी क्लास में। क्लियर? तो भाई एक बात बताओ, अमाशय यानी यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पेट, आपके स्टमक की। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए, प्रोटीन पचाने के लिए, इनमें से कौन सा एंजाइम बच्चा आपका जिम्मेदार होता है? मैम पेप्सिनोजन। कौन सा होता है बच्चा आपका? पेप्सिनोजन वो एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन के लिए क्या होता है बच्चा आपका? प्रोटीन को पचाने के लिए आपका जिम्मेदार होता है। अब ये जो बच्चा हमारा खाना होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो आपको देखा है ना, 2 3 4 घंटे बाद भूख क्यों लगती है? क्योंकि लगभग 2 घंटे तक तो हमारे पेट के अंदर आपका खाना एज इट इज पड़ा होता है। 2 घंटे बाद आपका पेप्सिनोजन आएगा, प्रोरानिन आएगा, ये कुछ एंजाइम आएंगे और बोलेंगे भैया खाने को पचाओ, दोबारा भी तो खाना खाना है ना। तो फिर ये एंजाइम आपके क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो पेप्सिनोजन है जो पेप्सिन में आपका रूपांतरित होता है। ठीक है, फिर किसको पचाता है? मैम प्रोटीन को पचाने में कार्यरत होता है। मैंने कल भी बोला था टेक्निकल टीम को पैन के लिए, और आज मुझे लग रहा है फिर बोलना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं भाई, नया प्लेटफॉर्म है, नए लोग हैं, थोड़ा सा समय लगता है 2 4 दिन का एडजस्ट होने में। चलिए, तो लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है बच्चा? ये लिपिड को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, किसको? लिपिड को पचाने का कार्य करता है। इसके अलावा आपका क्या है? एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। आवाज बताएंगे, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ नहीं है कुछ पोल वोल का सिस्टम। ठीक है, यहाँ बच्चा आपके कोई पोल वोल का सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है
जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारे लीवर में इनमें से एक कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे शरीर में आगे चलकर क्या आपके ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का जमाने में मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट ही तुमने पहली बार पढ़ा होगा और ये तुम्हारे ही पेपर में आए हुआ एग्जाम है, मतलब तुम्हारे ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खुद ही देख लीजिए आप लोग, ठीक है, खुद ही देख लीजिए भाई आप लोग। चलिए जल्दी से बताइए। देखो अगर आप लोग इतने बड़े बड़े कमेंट लिखोगे तो मुझे वैसे भी किसी के कमेंट विजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बहुत स्पीड से आपके कमेंट ऊपर जाते हैं, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि भाई आप लोग जो है आराम आराम से लिखो और आंसर करो, ठीक है, आंसर करो आप लोग। चलिए क्या भाई आपका, तो ये कौन सा है बच्चा आपका, फिब्रियोनोजन। कौन सा है बच्चा आपका, फिब्रियोनोजन है, ठीक है। फिब्रियोनोजन बच्चा आपका वो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग में, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। खून का थक्का जमाने में कौन कौन से, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रियोनोजन, ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रियोनोजन, और इसके अलावा क्या, विटामिन के, कैल्शियम, ये सब वो कारक होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है, बताइए बेटा। आवाज मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल ठीक है यार। बीच में देखो क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम और बलगम छोड़ता है। कौन इस कार्य को करता है कि जो पेप्सिन जैसे एंजाइम बनाता है और फिर उसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर भी होती है, मलगम बनाने में कौन हेल्प करता है हमारे पेट के अंदर, तो जल्दी से बताओ भैया कौन है। मैम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये सब कार्य करने में कौन मदद करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं और यही जठर ग्रंथियों में क्या बनता है बच्चा आपका, HCl भी बनता है। क्या बनता है आपका, HCl भी बनता है। इसके अलावा बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर बच्चा आपका क्या कार्य करता है, पित्ताशय जो बच्चा आपका गोल ब्लैडर है, ये जो हमारा लीवर बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है, उसको स्टोर करता है हमारा गोल ब्लैडर। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि के रूप में हमारे शरीर में जाना जाता है, क्यों, क्योंकि एंजाइम, हार्मोन और क्या, पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, तीनों चीजें बनाता है, इसीलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं। इसके अलावा लार ग्रंथियों की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, सलाइवरी ग्लैंड की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं, तो लार ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर सलाइवा यानी लार बनाती हैं जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है, बताइए। अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां इनमें से निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती हैं, HCl का, म्यूकस का, पेप्सिन का या सलाइवा का, या फिर बच्चा आपका सलाइवा का। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ भाई। तो किसका भाई, सलाइवा। हमारे पेट का, स्टमक का सलाइवा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पेट का, स्टमक का सलाइवा से कोई भी लेना देना नहीं है, लार का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि लार जो आपकी लार ये ग्रंथियां होती हैं, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वो किसके अंदर, मुंह के अंदर बनाती है, जो हमारे शरीर में 3 जोड़ी होती है। याद रखेंगे संख्या में कितनी होती है, संख्या में बच्चा आपकी 3 जोड़ी होती है। संख्या में कितनी होती है बच्चा आपकी, 3 जोड़ी होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिनका नाम होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। फिर जब आप लोग आ करते हो, है ना, ऐसे आप लोग आ करते हो, तो जीभ के नीचे हमेशा आपके लार भरा होता है। क्यों, क्योंकि इसको लैंग्वेज बोलने का कार्य हम कहां से करते हैं, जीभ से करते हैं। तो इसके नीचे आपकी क्या भरा होता है, लार भरा होता है। इसके नीचे हमेशा आपका लार भरा होता है, क्योंकि उपस्थित होती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। आपके नीचे वाले होठ के आसपास भी हमेशा सलाइवा भरा रहता है। आप देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए अभी एकदम ठंडा मौसम हो जाए और बारिश पड़नी शुरू हो जाए और आपको आलू और प्याज के एकदम कुरकुरे आपके सामने पकोड़े लाकर रख दिए जाए, गर्मा गर्म चाय और हरी मिर्च वाली चटनी, तो मुंह में पानी आया कि नहीं आया, मुंह में पानी आया ना भाई आपका। अब नोटिस करो कि जो मुंह में पानी आया है, यानी जो लार बनी है, ये कहां कहां से आई है, इस वाले सेक्शन से आएगी, नीचे वाले होंठ के पास में आकर इकट्ठा हो जाएगी और जीभ के नीचे बनेगी, क्योंकि यहीं पर हमारे शरीर में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, और जो संख्या में कितनी होती है,
संख्या में 3 जोड़ी होती हैं, संख्या में 3 जोड़ी होती हैं और टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन घुमा कर पूछता है आपका एग्जामिनर, बहुत बार पूछा है कि कितने जोड़ी हमारे शरीर में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो कितने जोड़ी बच्चा हमारे शरीर में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं 3 जोड़ी, और संख्या में कितनी हो जाती है आपकी 6 हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रोटीन का सरल रूप क्या है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन? या प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर इनमें से किस रूप में चेंज होता है? प्रोटीन हमारे शरीर में इनमें से जाकर किस रूप में बच्चा आपका चेंज होता है, बताइए। बताइए, तो प्रोटीन बच्चा हमारे शरीर में किस रूप में बच्चा आपका चेंज हो जाता है? मैम अमाइनो एसिड में। किसमें? क्योंकि हमारे शरीर में चाहे तुमने कुछ भी खाया हो, मान लीजिए तुमने छोले भटूरे खाए हैं, तुम्हारे पेट को मतलब नहीं है तुमने छोले भटूरे खाए हैं, ये सारी तुम्हारी जीभ का खेल है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही खाना जाता है, तो जो भी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ग्लूकोज में जाकर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी यूनिटरी फॉर्म है। प्रोटीन अगर आपने खाया है तो वो अमाइनो एसिड में जाकर चेंज हो जाते हैं। और यदि आपने क्या खाया है बच्चा, यदि आप लोगों ने लिपिड्स खाए हैं तो वो किसमें? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। तो आपकी बॉडी को मतलब नहीं होता कि आपने क्या खाया है, आपकी बॉडी को सिर्फ मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट क्या है। क्योंकि हमारे शरीर में यूनिट, हमारी बॉडी में सेल के अंदर, आपकी कोशिका के अंदर आपकी एनर्जी बनेगी, और सेल क्या है? यूनिट होती है। तो वो बॉडी में जो भी आप खाते हो ना, हर चीज को यूनिटरी फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वसा के पायसीकरण ब्लैंक में सहायक है, बताइए। वसा का के पायसीकरण में ब्लैंक सहायक होते हैं। द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्लैंक हेल्प। इमल्सिफिकेशन बताइए। वसा के पायसीकरण में ब्लैंक सहायक होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से भाई, जल्दी बताइए भाई। हमारे शरीर में फैट को बचाने का कार्य इनमें से कौन करते हैं? तो आपके बाइल जूस। ठीक है, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको बाइल जूस, या फिर बच्चा आपको ऑप्शन में मिलेगा बाइल सोल्ट। ठीक है, बाइल सोल्ट या फिर बच्चा बाइल जूस, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि फैट इमल्सिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फैट इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो हम जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स के रूप में फैट खाते हैं, वो हमारे शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर टूट जाता है, और इसी को कहा जाता है फैट इमल्सिफिकेशन। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? आपका फैट इमल्सिफिकेशन। जो बाइल सोल्ट या बाइल जूस, लीवर के द्वारा बनाए जाने वाले जो सोल्ट है या जूस है, वो इसमें मदद करते हैं। चलिए, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में ही क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा जितने भी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं। क्यों रहते हैं बताइए? वो हमेशा आपके लिक्विड स्टेट में क्यों रहते हैं? तो वो बच्चा हमेशा लिक्विड स्टेट में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे पहले डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि भाई डबल बॉन्ड उनके अंदर पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड पाए जाने के साथ में ही वो क्या होते हैं? किनिक्स, यानी कि आपका निकुंज उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से वांडर वॉल्स अनोन्य क्रिया कम हो जाती है। जिसकी वजह से जो वांडर वॉल्स की अनोन्य क्रिया होती है बच्चा, ये आपकी कम हो जाती है। सिंपल है, ये कुछ भी याद ना रहे, ना समझ में आए, इतना याद तुम्हें जरूर रहेगा कि डबल बॉन्ड बनते हैं। अब तुम यदि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर डबल बॉन्ड के बारे में बात की गई है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा ऐप पर क्लास चलेगी, आज से ही आपकी क्लास शुरू होने वाली है। आज पहली क्लास है। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है। तो क्या भाई डबल बॉन्ड वाले देखो 2 ऑप्शन है, उनके द्वि आबंध आणविक संमितता को बढ़ाते हैं। तो आणविक और क्रिस्टल और इन सब का तो देखो कोई लेना देना वैसे भी नहीं है। तो क्या करते हैं? निकुंज उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वॉन्डर वॉल्स अनोन्य क्रिया जो होती है बच्चा, वो आपकी कम हो जाती है। सो सिंपल, क्लियर? आई नो कि भाई आज थोड़ा सा पीपीटी में फॉन्ट का कुछ इशू हो गया है ना, तो चेंज कराने की कोशिश मैंने की थी, बट हो नहीं पाया है आपके लिए चेंज। कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तो आप लोग इतने समझदार हो, मैं बोल रही हूँ यार, इतनी मेहनत से बोल रही हूँ, तुम्हें एक एक क्वेश्चन सुनाई तो दे रहा है ना, सुनाई तो दे रहा है ना। तो देखो एक्सक्यूज कम बनाओ, ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, और करने के लिए एक ही चीज बहुत है कि बस हमें करना है, हमें पेपर पास करना है। अगर तुम्हारे अंदर ये डेडिकेशन है तो सारी चीजें तुम्हें अपने आप में ठीक लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर तुम्हें नहीं करना तो फिर तुम एक्सक्यूज देखोगे।
है ना। फिर तुम कभी कुछ और देखोगे, कभी तुम कुछ और देखोगे, और कुछ और देखते देखते में जो दिन को देखना है वो तुम्हारे हाथ से रिजल्ट निकाल के ले जाएंगे और तुम उनको भी बस देखते ही रह जाओगे। तो भाई इतनी मेहनत से बोल रही हूं मैं, तो उसको सुन लो, आराम से समझ लो। चलिए, अमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। अमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए मतलब अगर तुम्हारे पेट में एसिडिटी बनी हुई है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, पेट में एसिडिटी बनी हुई है, इनमें से किसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो पेट में अगर एसिडिटी बनी होती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का। किसका मैम, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। भाई जूस के अंदर तो सिट्रिक एसिड है, विनेगर के अंदर भी एसिटिक एसिड है, मिर्च के अंदर भी आपका एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ ही जाती है, जलन उससे बढ़ जाती है आपकी। लेकिन बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा का नेचर होता है आपका कैसा बच्चा, बेसिक नेचर होता है। सो एसिड और बेस जब भी मिलेंगे क्या बनाएंगे मैम, सोल्ट वाटर बनाएंगे। तो इसीलिए जब भी कभी आप कोई भी एसिडिटी में, जैसे मान लीजिए कोई एंटा एसिड आपने लिया है, इनो लिया है, वो क्यों आसानी आपको, क्यों आपको रिलीफ फील होता है, क्योंकि उन सबका नेचर होता है बेसिक। कुछ भी ना मिले ना, ठंडा दूध पी लेना, वो भी आपकी एसिडिटी को कम करता है। अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो आपके घर में ठंडा दूध जरूर होगा, वो पी लेना, वो भी एसिडिटी को कम कर देता है। भाई ये प्लीज आप लोग एक बार देखेंगे, राजधानी सीरीज का हमारा ओवरऑल बच्चा आपका टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे शुभम मैम की क्लास है, फिर आकाश सर की क्लास है, फिर मेरी क्लास है 11 बजे, दीपक सर की क्लास है 12 बजे, और आदित्य सर की क्लास है रात में 8 बजे। तो प्लीज आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से, मतलब हम जो खाना खाते हैं आपको पता है उसमें क्या फाइबर्स होने जरूरी होते हैं ना। डॉक्टर बोलते हैं फाइबर्स खाओ, फाइबर्स खाओ, बीमार हो जाते हैं तब भी बोलते हैं फाइबर्स थोड़े ज्यादा खाना। क्यों, क्योंकि ये खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं मैम, ये खाने को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए हमारे खाने के अंदर हमेशा फाइबर्स होने चाहिए। जैसे अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, आप बहुत बीमार हो, तो डॉक्टर बोलते हैं फ्रूट खाने हैं, जूस नहीं पीना। और हम क्या सोचते हैं, ठीक है डॉक्टर ने बात बोली है, कुछ भी एक कर लेंगे, फ्रूट खा लेंगे या जूस पी लेंगे। लेकिन नहीं, फ्रूट हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू जूस के। यदि आप मौसमी का जूस पीते हो या आप मौसमी खाते हो, दोनों में से ज्यादा फ्रूटफुल मौसमी का खाना होता है। मौसमी का जूस उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, वो एसिडिटी बना सकता है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप मौसमी खाते हो, वो बहुत अच्छी चीज है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपके शरीर में उसके फाइबर्स जा रहे हैं, उसके रेसे जा रहे हैं, और साथ में जो भी उसमें न्यूट्रिएंट है वो एज इट इज रॉ फॉर्म में आपकी बॉडी में जा रहे हैं। जब हम जूस निकालते हैं तो उसके अंदर से जितना भी फाइबर होता है वो सब अलग चला जाता है। तो इसलिए हमें फ्रूट और जूस में से यदि कोई चीज चूज करनी हो, एक चीज खानी हो, तो आप हमेशा फ्रूट खाना प्रेफर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है, बताइए जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है। फाइबर इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, बताइए। फाइबर इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, तो फाइबर इनमें से किसके अंदर बच्चा सबसे ज्यादा होते हैं, ओट्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं बच्चा, ओट्स के अंदर। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जल्दी से बताइए। पवन यादव, अगर मेरी कान की बाली से ज्यादा ध्यान तुम्हारा क्वेश्चन पे रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कान में कैसी बाली पहनी है ये किसी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, है ना भाई। ये पता नहीं यार, कुछ पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गई है ना, ये कुछ हुआ है चेंज इसमें ना, बट अब क्या करें यार। अब मैंने ट्राई किया था 15-20 मिनट से मैं इसको लगी हुई थी ठीक करने के लिए, बट ये हो नहीं पा रहा है ठीक, है ना, क्योंकि मैं इतनी पीपीटी एक्सपर्ट हूं नहीं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो टेक्निकल टीम में या एकदम से कोई फोन भी नहीं उठाता है, सो दैट्स वाई। रात तक ये ठीक थी, सुबह पता नहीं मैंने बोर्ड में शेयर किए तो भी कुछ हुआ है इसमें। कई बार हो जाता है ऐसे छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिच। यार तुम लोग समझदार बच्चे हो,
है ना। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दिया करो यार, टीचर इतने बोल रहा है तुम्हारे लिए, है ना, गला फाड़ रहे हैं हम लोग अपना, भाई उस मेहनत पर ध्यान दे लो। मैंने बोला ना, एक्सक्यूज तो देखो मैं भी बना सकती हूँ, है ना, मैं भी ये सोच सकती हूँ अरे क्या जरूरत है यार, छोटा बच्चा है, क्या जरूरत है नौकरी करने की, क्यों करूँ यार, ऐसी क्या कमी आ रही है। बहुत सारे एक्सक्यूज है मेरे पास में, है ना, आराम से बैठकर अपना सुबह उठूंगी, आराम से बैठूंगी पूरा दिन, अपना मस्त टीवी देखूंगी और अपना बच्चा पालूंगी, घर में निफराम रहूंगी, है ना। लेकिन एक डेडिकेशन है ना कि नहीं यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, तभी यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। तो ये एक्सक्यूज तो सबके पास में होते हैं, ना करने का मन जब हमारा होता है ना तो दुनिया भर के बहाने हमें दिखाई दे जाते हैं, और जब हमें कोई चीज करनी होती है ना तो तब हमें एक ही चीज दिखाई देती है कि बस मुझे करना है, एट दी एंड मुझे हर चीज को पार करके, हर हर्डल को पार करके अपनी कामयाबी तक पहुंचना है। चलिए, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में सबका आंसर गलत आ रहा है बेटा। हमारे शरीर में, जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में, न्यूट्रिएंट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं आपके, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो क्या होते हैं? वृहद पोषक तत्व यानी सीपीएल। आप क्या याद करोगे? सीपीएल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, सीपीएल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड बच्चा तीन होते हैं जिनको हम ज्यादा अमाउंट में खाते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में पाए जाते हैं। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है हमारे शरीर में? यदि आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया तो क्या आपने सोचा है कभी क्या होता है? बहुत मजेदार चीज मैं आपको एक बताने वाली हूं आज इस क्वेश्चन के माध्यम से, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में ही आया हुआ है और 2025 में ही आया हुआ पेपर है। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही होती है ना, वही आपका एग्जामिनर पूछ लेता है ना। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो आपने सोचा भी नहीं होगा, हमारे शरीर में जो आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना बच्चा, वो फैट में बदल जाती है। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में चेंज होता है, लेकिन आपको पता है वो ग्लाइकोजन अगर आपके शरीर में यूज ना हो तो फिर वही फैट में चेंज होता है। जो आप बोलते हो ना चावल खाने से मोटे होते हैं, चावल खाने से मोटे नहीं होते हैं। चावल में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको मोटा करे, लेकिन चावल खाने के बाद यदि बिस्तर पर पड़े रहोगे फिर आपको मोटापा आएगा। फिर चावल क्या करेगा आपकी बॉडी में? भाई उसके अंदर गया है आपका माल्टोज गया है ना। अब वो चावल क्या सोचेगा आपकी बॉडी के अंदर कि भाई कार्बोहाइड्रेट आया है बॉडी में, एक्सरसाइज करो, कूद फांद करो, घूमो फिरो, कुछ तो करो, तभी तो मैं डाइजेस्ट होऊंगा, तभी तो मैं यूज हो पाऊंगा ना, तभी तो मैं यूनिटरी फॉर्म में टूटूंगा। लेकिन नहीं, तुमको तो रिमोट बदलना है ना, रिमोट टुकुर 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 चलाते रहना है और अपना टीवी पर चैनल चेंज करना है, उससे आपका कार्बोहाइड्रेट यूज ही नहीं हुआ है। और यही कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है और वही ग्लाइकोजन बाद में जाकर लाइपोजेनेस के जरिए आपकी बॉडी में फैट में चेंज हो जाता है। दैट्स मीन कि भैया कार्बोहाइड्रेट यदि आप ज्यादा खाते हो तो ये भी आपकी बॉडी में फैट में चेंज होंगे और आपको मोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एमाइलोपैक्टिन, ये भी देख लो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एमाइलोपैक्टिन एक साखित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है जो मुख्य रूप से होता है, बताइए। एमाइलोपैक्टिन एक साखित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है जो मुख्य रूप से ब्लैंक में होता है, बताइए किसके अंदर? तो देखो ये क्वेश्चन भाई कुछ आपके ऐसे हैं, जैसे पेड क्लास वाले बच्चों को तो जो मुझसे पहले पढ़े हुए होंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, उनको मैं ऐसी चीजें बताती हूँ हर एक चैप्टर में कम से कम 5-10 पॉइंट में ऐसे देती हूँ कि भाई देखो ये रट लेना, ये आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं तुमको लिखवाऊं, फिर कौन सा ग्रुप है वो बताऊं, उसमें लगेगा बहुत ज्यादा समय। तो इसके इनके क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है कि भाई ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अपना रट्टाफिकेशन जो है भाई वो आप लोगों को यहाँ पर यूज करना होता है। तो चलिए भाई एक बार आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो भैया देखो मुझे तो बताना ही है, बताइए। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, मैं इसको ठीक कर, मैंने बताया ना आज पीपीटी में है थोड़ी थोड़ी गड़बड़, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं जितना ठीक कर सकती थी उतना मैंने किया ठीक, लेकिन अब इससे ज्यादा ठीक मेरे से भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना।
ये क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आपके क्या होते हैं, बॉन्ड से बना हुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। पूछा गया है एमाइलोपैक्टिन एक साखित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है। भाई एमाइलोपैक्टिन एक पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से मिलकर, ये आपके छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, इनसे मिलकर ये आपका बना होता है। अगर ये यहाँ बॉन्ड ना भी लिखे तो भी ये आपका क्वेश्चन ठीक था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बॉन्ड वगैरह इस तरह की चीजें डालते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक आप लोग याद कर लेंगे, अगर याद रह जाए तो, अगर याद रह जाए तो। चलिए, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, बताइए। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला है आपका क्या, कि गैस एक्सचेंज अकर्स इन द एल्विली, द वॉल्स ऑफ द एल्विलीज हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। क्या ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो भाई तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही है। क्या कि भाई गैस एक्सचेंज किसमें, एल्विलीज में ही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी वायु कुपिकाओं की जो दीवार होती है वो रक्त वाहिकाओं का एक बहुत बड़ा वहां पर जाल बना हुआ होता है, और हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन ही होता है जो किसको बच्चा, श्वसन वर्णक यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में पूरी बॉडी में हेल्प करता है। तो इसका मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट बच्चा यहाँ पर आपकी सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही है। फेफड़ों में कुपिकाओं का एल्विलीज के होने का क्या कारण है, फेफड़ों में कुपिकाओं का यानी कि एल्विलीज के होने का क्या कारण होता है, बताइए। क्या हो रहा है ऐसा, कमेंट। अरे लाइट ज्यादा नहीं है ब्लैक बोर्ड पर भाई, ये थोड़ा सा एक ही बात बोलती रहूंगी मैं अब ना क्लास में, है ना, मैं एक ही बात बोलती रहूंगी अब क्लास में बस। छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच है यार, इसको अब क्या कर सकते हैं, या तो क्लास कैंसिल तो नहीं कर सकती ना मैं अब, वो ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, अपने अपने फोन में आप लोग रिवाइज कर लेना। खुद ही बताओ क्या ज्यादा इफेक्टफुल है, क्लास कैंसिल करना आपकी या फिर आपकी क्लास करना, किसी भी कंडीशन में अगर क्लास ले रहे हैं तो वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल है, ज्यादा आपके लिए बेहतर है, ना कि क्लास को कैंसिल करना। चलिए, फेफड़ों में कुपिकाओं में एल्विलीज के होने का क्या कारण होता है, तो एल्विलीज का सिंपल काम होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। हमारे फेफड़ों के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लाखों की संख्या में ये अंगूर के गुच्छे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्विलीज। और इनका यही काम होता है कि ये बड़ी अमाउंट में सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा ब्लड इनके अंदर आ पाए, और ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को प्योर कर पाए, यानी कि उसको शुद्ध कर पाए। शुद्ध मैम, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला सके, है ना, उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन को मिला सके। चलिए, रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंक में छोड़ने के लिए लाता है, जल्दी से बताइए। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंक में छोड़ने के लिए लाता है, यानी ये बोला जा रहा है कि हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड है, हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड है, वो बच्चा कहाँ आता है, वो बच्चा आपका कहाँ आता है, एल्विलीज के पास आता है, और एल्विलीज क्या करती है, इसको फिर प्योर करती है। चलिए, सांस छोड़ने की प्रक्रिया निम्न कारणों से होती है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया इनमें से किन कारणों के कारण होती है, जल्दी से बताइए। मैम प्रहार बैच, ठीक है, हाँ भाई, दोनों बैचेस में आपकी आज से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रेलवे वाले में भी आपकी, और आज ये जो हमारा एसएससी वाला है, दोनों में पेड क्लासेस में आज आपकी सबकी पहली क्लास होगी ओरिएंटेशन। और मेरी तो रेलवे वाले में आई थिंक 1 बजे ही है आपकी क्लास, तो सारे बच्चे जरूर आएंगे जिन्होंने भी लिया है भाई एडमिशन। आज छोटी क्लास होगी, ओरिएंटेशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा आपका सिंपल। सांस छोड़ने की प्रक्रिया निम्न कारणों से होती है, तो क्या बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों का सिकुड़ना, किसकी वजह से, फेफड़ों के सिकुड़ने की वजह से। भाई सिंपल सी बात है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, सिंपल मैंने एयर को इनहेल किया, ठीक है, तो इस समय पर क्या है, मेरे लंग्स एक्सपेंड हुए होंगे, है ना, यानी फूले होंगे। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लंग्स क्या होते हैं बच्चा, आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम सांस छोड़ते हैं
तो उस समय पर फेफड़े आपके सिकुड़ जाते हैं, उस समय पर फेफड़े आपके सिकुड़ जाते हैं। चलिए, फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर कूट पर्शका यानी कि आपकी फोर्स रिब्स के कितने युग्म स्थित होते हैं जो पर्शक उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया है कि आपकी बॉडी के अंदर फोल्स रिब्स के यानी झूठी पसलियों के कितने पेयर होते हैं, झूठी पसलियों के कितने पेयर होते हैं बताइए। तो झूठी पसलियों के कितने पेयर होते हैं बच्चा, 3 पेयर होते हैं, है ना। अब देखो कौन कौन सी पसलियां होती हैं जो ट्रू रिब्स है और कौन कौन सी होती हैं जो कि फॉल्स रिब्स है। ये 1 से लेकर 7 तक जो हमारी बॉडी में पसलियां होती हैं ये होती हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद 8, 9, 10 ये देखो आपकी एक ही पसली से जुड़ी हुई होती हैं, 8, 9, 10 ये वाली जो बच्चा आपकी 3 पसलियां है ना, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इसके अलावा यदि आप देखोगे फ्लोटिंग रिब्स, देखो ये वाली ऐसे लग रही है कि जैसे कहीं तैर रही है ना, जैसे कि इसको कोई तैरने का माध्यम मिला हुआ है। और यही वो पसलियां हैं जो आजकल आपने देखा होगा ना कि जो एक्ट्रेस होती हैं वो एकदम बिल्कुल बारबी डॉल जैसी बने जा रही हैं यहाँ से। तो वो कैसे, बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी इन फ्लोटिंग रिब्स को निकलवा दिया है, जो उनके लिए आगे आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी, इतनी ज्यादा मेडिकल सिचुएशन खराब हो जाएगी कि वो खुद सोचेंगे कि हमने वो सर्जरी क्यों कराई थी, है ना। तो जो बारबी डॉल जैसी वाली कमर आपको दिखाई देती है ना, वो किसकी वजह से, कि ये अपनी फ्लोटिंग रिब्स को बच्चा आपकी बाहर निकलवा देती हैं। दैट्स मीन कि ये आपकी 11 और 12 नंबर की पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स, 1 से लेकर 7 तक की ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 इनको बोलते हैं हम लोग फॉल्स रिब्स। और यही बच्चा आप लोगों ने एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलिए, सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन, सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका, स्पायरोमीटर का। किसका, स्पायरोमीटर। देखो आप बोलोगे मैम रेस्पायरोमीटर भी तो लगा सकते हैं हम लोग, है ना, रेस्पायरोमीटर भी तो आपकी सेम ही चीज है ना, लेकिन नहीं, रेस्पायरोमीटर आपकी अलग चीज है, स्पायरोमीटर अलग चीज है। बैरोमीटर, देखो दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। दिस वन इज योर व्हाट, स्पायरोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया है सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन किससे मापा जाता है, तो स्पायरोमीटर से। रेस्पायरोमीटर होता है ब्रीदिंग रेट। रेस्पायरोमीटर क्या होता है आपका, जिसमें हम ब्रीदिंग रेट को आपका मेजर करते हैं। स्फैग्मोमैमोमीटर क्या होता है, स्फैग्मोमैमोमीटर जिससे हम आपका क्या, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और बैरोमीटर क्या होता है, जिससे हम वायु दाब को नापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है बच्चा, जिससे हम वायु दाब के आपके नापते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है बताइए। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो हमारे शरीर में ब्लड पंपिंग का काम किसका होता है मैम, हार्ट का होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड पंपिंग का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। मैम क्या बात कर रही हो, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। हार्ट हार्ट तो भाई हमको यही पता है कि भाई मैं तुम्हें अपना दिल देता हूं, तुम मुझे अपना दिल देना, और फिर हम दोनों एक दूसरे के दिल में रहेंगे, है ना। जैसे वहां पर 3 BHK 2 BHK आपका बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं और तुम सब जो है वहां पर रह सकते हो, है ना, परिवार समेत भी आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्ट सिंपल ब्लड पंपिंग का हमारे शरीर में कार्य करता है। हार्ट आपका बच्चा 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, ये आपकी राइट वाली साइड, दिस वन इज योर लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो राइट वाला हिस्सा है इसमें आपका एक होता है राइट आर्ट्रियम, दूसरा होता है आपका राइट वेंट्रिकल, है ना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज योर राइट आर्ट्रियम, और जो नीचे वाला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आपको एक पर यहाँ बीच में मोटी सी मसल दिखाई दे रही है ना, ये वाली,
जो इसको 4 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 वॉल्व होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं आपके, और बच्चा 4 ही वॉल्व होते हैं। क्लियर? तो हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पंपिंग में हेल्प करता है, समझे? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय चालन तंत्र कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए। पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है, इनमें से हम किसको अपनी बॉडी का पेसमेकर कहते हैं? इनमें से हम किसको अपनी बॉडी का पेसमेकर कहते हैं? बताइए। तो पेसमेकर हम बॉडी का किसको बोलते हैं भाई? ये हम लोग बोलते हैं आपका किसको? साइनो ऑरिकल नोड को। किसको? SA नोड को हमारे शरीर का पेसमेकर कहा जाता है। कैसे? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, है ना। अब वो आयंस हार्ट के भी पास जाएंगे। सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, बहुत सारे अलग अलग आयंस है जो हमारी बॉडी में अपना इंडिपेंडेंट एक कार्य करते हैं। इन्हीं में से मेन होता है सोडियम आयन। सोडियम आयन हमारे हार्ट के लिए बहुत एक्टिवली रूप में एक तरह से कार्य करता है, और यही वो सोडियम आयन होता है जिसको हम आम भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर बिजली के झटके बनाने में हेल्प करता है। आप सबने देखा होगा, जब कोई इंसान आपका मरीज बीमार होता है तो एक मशीन होती है, प्रेस जैसा होता है, जिसको हम उसकी छाती पर ऐसे ऐसे लगाते हैं, उसको कहा जाता है डीफैब्रिलेटर। क्या कहते हैं हम लोग? डीफैब्रिलेटर बोलते हैं, जिससे इंसान को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। तो उस मशीन का कार्य यही होता है कि जो बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर जो आपके आयंस डेड हो गए हैं या एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बन नहीं पा रहा है, तो अगर वो झटका उसको मिल जाएगा, है ना, एक तरह से वो आयंस रीएक्टिवेट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई कि क्या होगा भाई? बॉडी आपका रिवाइव हो जाएगी, बॉडी आपका काम करना शुरू कर देगी। ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे बबुआ? बबुआ समझे कि नहीं समझे? बताइए, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहां में रुधिर हृदय में कहां से आता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे शरीर में कहां से कहां पर आता है? ये मैं आज इसको ठीक करा लूंगी क्लास के बाद ना, चाहे कितना भी टाइम लगे। आज मैं टेक्निकल टीम से बिल्कुल क्लियर बोल के सोऊंगी कि भाई सब ठीक करके दो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। डिस्टर्बेंस तो होता ही है यार, तुम लोगों को नहीं, मेरे को भी होता है। ठीक है? तो देखो, हमारे शरीर में हो क्या रहा है भाई? ये है आपका हार्ट। ठीक है? ये मान लीजिए आपका हार्ट है। ओके, इसका अगर यहां से मैं थोड़ा सा, अभी शायद आपको क्लियर दिखेगा, मुझे कुछ ट्राई करने दीजिए। हम्म, ठीक है भाई। देखिए, तो ये बच्चा आपका हार्ट है, जिसमें आपका दो तरह का इम्प्योर, दो तरह का ब्लड होता है। एक तरफ प्योर होता है और एक तरफ होता है बच्चा आपका इम्प्योर। ठीक है? ये आपका पूरा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी नीले रंग का खून होता है हमारे हार्ट में इस साइड, और ये होता है प्योर ब्लड। यहां से इम्प्योर ब्लड हमारे शरीर में किसके पास जाता है? लंग्स के पास जाता है, यानी कि फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़े क्या करते हैं बच्चा? इस ब्लड को प्योर करते हैं, यानी इसको शुद्ध कर देते हैं। अब ये जो आपका शुद्ध ब्लड है, ये किसके जरिए? पल्मोनरी वीन के जरिए किसके पास में जाता है बच्चा? पल्मोनरी वीन के जरिए ये जाता है किसके पास? लेफ्ट ऑरिकल के पास में। लेफ्ट ऑरिकल के पास में यहां मिलेगा बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व प्रेशर पड़ेगा, ओपन हो जाएगा। यहां मिलेगा आयोटा वॉल्व। आयोटा वॉल्व कनेक्टेड होता है आयोटा से, जिससे आपकी बहुत सारी आर्टरीज कनेक्टेड होती है, और फिर जो बच्चा आपका ब्लड है वो वापस उन्हीं ऑर्गन के पास चला जाता है जहां से इम्प्योर ब्लड आया था। यानी हमारे हार्ट के पास एक तरफ हमारे सारे ऑर्गन इम्प्योर ब्लड भेज रहे हैं, इस इम्प्योर ब्लड को हमारा हार्ट, लंग्स, फेफड़ों के पास भेजता है, फेफड़े इसको प्योर करते हैं, फिर पल्मोनरी वीन, फुसफुसीय शिरा, जो इकलौती ऐसी शिरा है हमारे शरीर की जिसमें प्योर यानी कि शुद्ध रक्त होता है, ये बच्चा कहां पर लेकर आते हैं?
लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेकर आते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका नीचे वाले चैम्बर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारे हार्ट का सबसे मजबूत हिस्सा भी होता है, कनेक्टेड होता है आयोटा वोल्व, और आयोटा वोल्व वापस बहुत सारी आयोटा के जरिए बहुत सारी आर्टरी से कनेक्टेड होता है, जहां से हमारे शरीर से ब्लड आपका वापस चला जाता है उसी ऑर्गन के पास जहां से वो इम्प्योर फॉर्म में आया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बच्चा हम लोग आपका आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा ब्लैंक से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा ब्लैंक से जुड़ी होती है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो फुसफुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वीन इकलौती ऐसी वीन है, शिरा है, जिसके अंदर प्योर शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे शरीर में आपकी वीन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है, आपका इम्प्योर ब्लड ही होता है। ठीक है, तो बच्चा यहां पर आपका क्या है, पल्मोनरी वीन ब्लड को किसके पास लेकर आती है, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास। किसके पास लेकर आती है, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास बच्चा ये आपका लेकर आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में भाई आपके इतने ही क्वेश्चन थे, 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में आए हैं वो सबके सब मैंने आपके मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबके सब आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कभी क्लास थोड़ी 10 मिनट ज्यादा भी हुआ करेगी और कभी क्लास 10 मिनट पहले भी छोड़नी पड़ सकती है। आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ज्यादा लग रहा है मुझे, सो इस वजह से थोड़ा सा क्लास आपकी छोटी रह गई है, ये हुई नहीं है। ओके, तो ये भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, सो प्लीज आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को सारे के सारे बच्चे जो है जरूर ज्वाइन करेंगे। सारी क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को यहीं पर मिलेंगी। इसके अलावा जो वंदे भारत बच्चा आपका बैच है, कॉम्बो बैच का जो प्राइस है वो मात्र 799 रुपए है। 23 अप्रैल से यानी आज से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 2 साल की आपकी वारंटी है। ठीक है, इस बैच की वैलिडिटी है। इसके अलावा इसमें कौन कौन फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं, आदित्य सर मैथ्स पढ़ाएंगे, आकाश सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, शुभम सर, हिमांशु सर और दीपक सर आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, मैं कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगी और शुभम मैम आपको पढ़ाने वाली है क्या बच्चा, पूरा स्टैटिक जीके और जो थोड़ा बहुत करंट वाला आपका पार्ट है वो सारा। ठीक है, सो प्लीज भाई आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर बहुत सारा आपको फ्री डेटा भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि भाई सेशन आप सबको अच्छा जरूर लगा होगा। सो प्लीज आप लोग मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए ये जरूर बताएंगे कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और कल की क्लास में थोड़ा आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।